हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमंत कुमार रंजन। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और करियर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन का सेशन लेके आए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल एरर के कारण से लाइव नहीं चल पा रही है, तो फिर मैं क्वेश्चन का सेशन लेके ही आ गया हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने। और यहाँ पे आपको आज जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ और बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला फिजिक्स में, तो ध्यान पूर्वक सारी क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलेंगे। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन हैं सारे ये सब लॉज ऑफ मोशंस के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे और ध्यान पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ करियर फाउंडेशन के बारे में। तो हम लोगों का जुनून है राष्ट्र सेवा का, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बेहतर कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन मोड में, और आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। देखिए कोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जेपीएससी प्री प्लस मेंस की, बीपीएससी प्री है ना, जेएसएससी सीजीएल है ना, जेएसएससी एलडीसी इंटर लेवल, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल, जेटेट प्लस टीजीटी, खोटा क्लास है ना, खोटा जेएसएससी सीजीएल एलडीसी एक्साइज जेटेट है ना, नागपुरी जेएसएससी सीजीएल सब्जेक्टिव वाइज कोर्स है ना। तो यहाँ पे आपको मोर कोर्सेस अवेलेबल ऑन करियर फाउंडेशन ऐप। मतलब आप करियर फाउंडेशन के ऐप को आप डाउनलोड करिए और आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलने वाले हैं ऑनलाइन मोड में। और सारे जो टीचर हैं बहुत मेहनत करके यहाँ पे सारी चीजों को पढ़ाते हैं। मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत रहता है टीचरों का, ठीक है ना। तो हम लोगों का सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तक हम लोग पहुंचे, बेहतर तरीके से पहुंचे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पर देखिए सारी बातें ये आप लोगों के सामने अवेलेबल है। आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको सारा इंफॉर्मेशन वहां पे बेहतर तरीके से मिलेगा। क्लियर दोस्तों, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये हमारा जो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान से देखिए, थोड़े क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात जो कर रहा हूं अपन लोग, तो ध्यान से यहाँ पे समझना है हम लोगों को, ठीक है ना। ध्यान से क्या समझना है हम लोगों को, देखिए किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग है ना, टू कीप मूविंग होगा, टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड, है ना। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे क्या होगा, यदि ध्यान से इस चीज को समझें तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, है ना, क्या होगा दोस्तों यहां पे देखिए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग थोड़ा, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे है ना, देख रहे होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा पॉज करेंगे और फिर क्वेश्चन का आंसर देने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, मैं क्या बोल रहा हूं आपको ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को एक बार आप लोग देखिए ध्यान से, है ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूं। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो हम लोग एक चीज पढ़े हुए हैं दोस्तों, लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, इनर्शिया के बारे में। क्या पढ़ा हुआ है, इनर्शिया के बारे में, जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जड़त्व क्या है, किसी भी पिंड का एक अंतर्निहित गुण है जो जिस अवस्था में रहता है वो उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है, समझ में आ रही होगी बातें मेरी, है ना। जो जिस अवस्था में रहता है वो उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। क्लियर दोस्तों, यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जड़त्व कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्लियर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, है ना। इनर्शिया क्या है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटेरियल। क्या है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब अंतर्निहित गुण है ना, अंतर्निहित गुण है, ठीक है ना।
तो जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए एक ये बॉडी है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, m मास का बॉडी है, तो यहाँ पे यदि हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अपोज करता है उस फोर्स का, है ना। यदि 10 kg का बॉडी है तो वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मतलब कि क्या हो, परिवर्तन का विरोध करता है, और परिवर्तन का जो विरोध करता है ना, जो परिवर्तन का विरोध होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज बात कुछ हो रही है हमारे सामने। देखिए तो द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड, मतलब किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, हमारे क्या कहलाती है ये, तो क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा, इनर्शिया कहलाएगा। ठीक है, यहां पर बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या कहलाएगा, इनर्शिया कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, ये जड़त्व कहलाएगा, इनर्शिया कहलाएगा। क्लियर, यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। हम लोगों ने इनर्शिया को पढ़ा भी है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इनर्शिया को कैसे पढ़ा है। तो इनर्शिया को बोला हूं, क्या क्या बोला हूं, इनर्शिया एट रेस्ट, है ना। हम लोग क्या बोले हैं, इनर्शिया, जैसे कि यहां पे बोल दिए इनर्शिया ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब विकास, सॉरी विराम जड़त्व, इसको क्या कहते हैं, विराम जड़त्व। क्या कहते हैं दोस्तों, विराम जड़त्व, ठीक है ना, विराम जड़त्व। दूसरा क्या कहता है, हमारा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। ये क्या कहलाता है, गति जड़त्व। क्या कहलाता है, गति जड़त्व, ठीक है ना। और तीसरा हमारा होता है, जो तीसरा हमारा होता है वो ध्यान से समझिएगा, तीसरा हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं दिशा जड़त्व। क्या कहते हैं दोस्तों, दिशा जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, दिशा जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ पे बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये 3 प्रकार के इनर्शिया होते हैं, और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो मास पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजों को मैं बता रखा हूं आप लोगों को, आप लोग वीडियो को जाके देखिए, आप लोगों को सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही उत्तर जड़त्व हो जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गई होगी बातें, ये सवाल का आंसर आपको बखूबी समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, वो ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सवाल को देखिए आप लोग, और ध्यान से देखिए। सवाल तो दिख रहा है, पूरा प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को, है ना, बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब मास एंड एक्सेलरेशन, है ना। मास एंड एक्सेलरेशन ये दोनों ही, सॉरी मास एंड एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे द्रव्यमान और बल है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। और यहाँ पे द्रव्यमान और त्वरण की बात करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान और जड़ता, मतलब कि मास एंड इनर्शिया। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, और पॉज कीजिए, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा दोस्तों, है ना, क्या होगा, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। मोमेंट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, मोमेंटम जो होता है दोस्तों, मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, P से डिनोट करते हैं, और क्या होता है, M इंटू V, मतलब मोमेंटम जो हमारा होता है दोस्तों, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है दोस्तों। मतलब संवेग जो होता है हमारा, संवेग जो आपके सामने होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुना v। आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना।
तो ये हमारा जो होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान और वेग, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। तो ये भी क्वेश्चन आपको बखूबी आपको समझ में आया होगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर समझ में आई होगी सारी बातें, है ना दोस्तों। आप उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार देखिए आप लोग और ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलिए, तो ये सवाल हो गया कंप्लीट। अगला सवाल पर चले हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ना। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, यही चीज हम लोगों को बताना है दोस्तों। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, मैं यार जो भी ऐप से जुड़े हुए हैं, जो भी दोस्तों, जो दोस्त लोग ऐप से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता होगा कि मैं वहां पे जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, त्वरण की बात कर रहे थे, तो वहां पे मैं आप लोगों को समझाया था, आप लोगों को मैंने वहां पे समझाया था, आप लोगों को बखूबी मैंने बताया था, आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी चेंज इन वेलोसिटी की बात आ जाए, जहां पे वेग में परिवर्तन की बात आ जाए, है ना, जहां पे चेंज इन वेलोसिटी की बात आ जाए, वेग में परिवर्तन की बात आ जाए, तो वहां पे एक ही बात को ध्यान में रखना है, वहां पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। वहां पे क्या होता है दोस्तों, एक्सेलरेशन होता है। तो आप यहाँ पे आप एक बार सवाल को देखिए, अब आपसे कंफर्म इसका आंसर आपको मिलने वाला है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा दोस्तों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, त्वरण। क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर दे, क्या बात कर दे, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर दे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या यहाँ पे बात कर रहा है, वो त्वरण की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, त्वरण की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। क्लियर, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों आप लोगों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन को जैसे ध्यान से देखिए और बस तुरंत करने की कोशिश आप लोगों को करना है। क्या करना है, खोज करना है और उसको करने की कोशिश हम लोगों को करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, बखूबी दिख रहा है दोस्तों, है ना। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। तो आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ओके, ध्यान से यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देखते चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए एक हमारा न्यूमेरिकल आ गया, बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल आ गया। देखिए ध्यान से देखिए, है ना। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को बखूबी दिख रहा होगा। यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज 5 मीटर पर सेकंड एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, है ना, देन द एक्सेलरेशन इज, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार इसको पॉज करिए और करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, सवाल को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि एक बॉडी है ना, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते थे। क्या बोलते थे, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा होता था वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं हम लोग दोस्तों। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग आपका हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, 5 मीटर पर सेकंड। क्या दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड। फिर बोला है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी को भी से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। फाइनल वेलोसिटी भी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंतिम वेग। ध्यान से समझ लीजिए सारी बातों को और क्लियर करते हुए चलिए। कितना दे रखा है आपको, 10 मीटर पर सेकंड। और आपके पास क्या दे रखा है, कितना टाइम, कितना लग रहा है इसको, समय कितना लग रहा है दोस्तों, समय इसको कितना लग रहा है, तो समय लग रहा है 5 सेकंड। समय क्या लग रहा है इसको, 5 सेकंड लग रहा है दोस्तों। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए सवाल को देखिए ध्यान से, हमारी सारे वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, बट फाइनल वेलोसिटी हमारे पास अवेलेबल है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमको कितना अवेलेबल है दोस्तों, 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/5, तो कट गया तो कितना मिलेगा, देखिए दोस्तों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को समझ में आई बात क्या, क्लियर आप लोगों को समझ में आ रही है सारी बातें, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये सब सवाल बहुत आसान से सवाल है, और इसी टाइप के सवाल आपके क्या कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में आपके पूछे जाते हैं। तो सवाल एक बार देखिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये सवाल आप लोगों को बखूबी आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है ना। चलिए ओके, अगला सवाल, अगला सवाल पर थोड़ी सी चलते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, ये रहा आपका सवाल, अगला सवाल। अरे कहां चल गया, कितना नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, ये 4 नंबर 5 नंबर है ना। चलिए ये 5 नंबर सवाल आपके ये स्क्रीन पर इस तरह से, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से यदि देखें तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक बार क्वेश्चन को देखिए और इसको करने की जरूर कोशिश करिए आप लोग, है ना, इसको करने की कोशिश करिए आप लोग। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट, है ना, एक एथलीट है का त्वरित वेग अधिकतम होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स विल एन एथलीट हैव मैक्सिमम एक्सेलरेशन, है ना। क्लियर, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और समझिए इस क्वेश्चन को, और बताइए हमको क्या करना है, इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए मेरे को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स विल एन एथलीट हैव मैक्सिमम एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे देखिए बोला एक आयताकार पथ पर यदि दौड़ेगा तो होगा रनिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर ट्रैक, है ना। तो रेक्टेंगुलर ट्रैक कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पे भी देखिए तो ये तो स्ट्रेट लाइन में, यदि यहाँ पे देखे तो स्ट्रेट लाइन में ये दौड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं, इस पर मैक्सिमम तो हो नहीं सकता, यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी तो मैक्सिमम एक्सेलरेटेड तो होगा नहीं, ठीक है ना। एक षटकोणीय मतलब हेक्सागोनल ट्रैक पर ले लो, हेक्सागोनल ले लो आप, यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन की तरह ही कुछ दिख रहा है हमको, है ना, सीधी सीधी है ना। यहाँ पे देखिए अब दूसरा एक अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना, एक क्या है, अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना, अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना, तो अष्टकोणीय बना लीजिए इसी तरह से, ठीक है ना। और एक बोल रहा है एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, है ना, वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, ठीक है ना, वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा ये बताइए, क्या इसका आंसर होगा आप लोगों को बताना है। यहाँ पे रनिंग होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हम बताए थे आप लोगों को एक बार, जब हम पढ़ा रहे थे तब मैं बताया था कि जब कोई भी हम सर्कुलर ट्रैक पर घूमते हैं, क्या करते हैं, सर्कुलर ट्रैक पर घूमते हैं, तो यहां से मान लीजिए चलना स्टार्ट किए, तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही, अब इस पॉइंट पर आ गए, है ना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम जब घूम रहे हैं तो वेलोसिटी ये है, इस पॉइंट पर आ गए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और इस पॉइंट पर आ गए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर आ गए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, है ना, इस पॉइंट पर आ गए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पर आ गए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पर आ गए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट पर आ गए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। अब देखिए हम क्या बोले थे कि यदि हमारा, जब हम सर्कुलर पाथ पर हम घूम रहे होते हैं
तो यहाँ पे देखिए क्या होती है, टाइम टू टाइम हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हर समय वेलोसिटी के डायरेक्शन में परिवर्तन होने के कारण से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है एक्चुअली। तो सर्कुलर पाथ पर यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यहाँ पे आप बताइए अब क्या होगा, एथलीट का जो मैक्सिमम एक्सेलरेटेड मोशन होगा वो किस पर होगा, तो वृत्ताकार पथ पर होगा। किस पर होगा दोस्तों, वृत्ताकार पथ पर होगा। किस पर होगा, वृत्ताकार पथ पर होगा। आप लोगों को समझ में आ रही है, क्योंकि तुरंत तुरंत हमारी क्या हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, उसके कारण से तो क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। तो कंफर्म वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो सर्कुलर पाथ पर क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। क्लियर, समझ में आई मेरी बात, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये जो सवाल था ये बहुत अच्छा सवाल था, आप लोगों को करना चाहिए, है ना। आप लोगों को पहले इसको पॉज करके जरूर करने की कोशिश करिएगा इस सवाल को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे का सवाल पर चलते हैं। ये सवाल आप लोगों को बखूबी समझ में अब आ गया होगा। चलिए यहाँ पे मैं सारी चीजों को वीडियो में एकदम बेहतर तरीके से समझाया हूं आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा वहां पे जब ऐप पर आप लोग जाओगे, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। ये सवाल नंबर कितना था, 5। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके ये रहा स्क्रीन पे। थोड़ा इसको छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि लंबी चौड़ी चीजें लिखी हुई है इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे हम अपन लोग। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जरूरी क्यों रखता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैंने क्या बोला, व्हाई डज स्प्रिंटर कीप रनिंग इवन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन। मतलब क्या रीजन है कि यदि हम जब हम लोग भी दौड़ रहे होते हैं और हमारा मान लीजिए कोई फिनिशिंग पॉइंट दिया हुआ हो, ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हैं और कोई फिनिशिंग पॉइंट दिया हुआ हो और वहीं पे डायरेक्ट ऐसे जाके ऐसे डायरेक्ट रुक नहीं जाते हैं, क्या होता है थोड़ा दूर और दौड़ते रह जाते हैं। क्या रीजन है, क्या वजह है इसका, क्या वजह है इसका। तो देखिए ध्यान से समझिए इस सवाल को और करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ध्यान से ये समझना है हम लोगों को, क्या समझना है। देखिए क्या ऑप्शन में बोल रहा है, स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट टेक्स सम टाइम टू मेक हिम स्टॉप, ठीक है ना। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। इनर्शिया ऑफ मोशन कीप्स हिम मूविंग, है ना। और वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। He wants to make sure that he crossed the line, और उसके जूतों में और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है। फ्रिक्शन बिटवीन हिज शूज एंड द ग्राउंड कॉज हिम टू मूव बियॉन्ड द लाइन। क्या रीजन होगा दोस्तों, क्या रीजन होगा, क्या रीजन होगा, आप लोग बताइए क्या रीजन होगा, क्या रीजन होगा। जब मान लीजिए यहाँ पे एक धावक दौड़ता हुआ मान लीजिए यहां से जा रहा है और ये फिनिशिंग पॉइंट है, तो ये धावक आके यहीं पे नहीं रुक जाता, कुछ दूर और दौड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। वजह होता है क्योंकि वो क्या होता है, जब कोई हम भी दौड़ रहे हैं तो हम लोग क्या है, मोशन में है। क्या है, मोशन में है। तो हम यदि मोशन में है तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट में तो नहीं आ सकते हैं। तो वहां पे हमारे पास कौन काम कर रहा होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। कौन सा काम कर रहा होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। कौन काम कर रहा होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन काम करने लगता है, जिसके कारण से हम कुछ दूरी तक दौड़ते रह जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट में आते हैं। तो ये हो जाता है, इसका जो मेन कारण है का क्या है, गति की जड़ता। क्या कारण है दोस्तों, इसकी गति की जड़ता। समझ में आ रही है, इसकी मेन कारण क्या है दोस्तों, गति की जड़ता, मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मैंने अभी बताया कि इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये 3 प्रकार के इनर्शिया होते हैं और इसको बखूबी आप लोगों को याद रखना है। और ये तीनों का एग्जांपल मैंने बखूबी आप लोगों को ऐप पर वीडियो में समझाया हूं, आप वहां पे जाइए, आप लोगों को हर तरह की कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर दोस्तों, चलिए ओके, ये सवाल खत्म करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल था और ये हो गई हमारी बात खत्म। अगला सवाल पर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, ध्यान से देखिए,
यदि एक गेंद को, कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड बाद उसके विस्थापन का परिणाम क्या कितना होगा। मान लें g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ हो, पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ हो, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन को बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्या बोला हुआ है हमारा, यदि किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकंड। बहुत अच्छा सवाल है। यदि हम एक बॉल को क्या करते हैं, एक बॉल को हम क्या करते हैं, वर्टिकली यहां से फेंकते हैं ऊपर की तरफ, और यहां पे हम बोल देते हैं कि कितनी वहां पे वेलोसिटी हमारी 40 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमको कितना दे रखा है, 40 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है हमारा, दे रखा है 6 सेकंड। टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 6 सेकंड दे रखा है। और जी हमारे एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी, क्योंकि जी किधर लगता है, नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए यहां पे ले लेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पे लगाइए फॉर्मूला, हमारे पास हम जानते हैं हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लियर। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, तो देखिए s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ, और यहां पे माइनस जी है ना, और टी स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए s बराबर क्या हो गया, 40 गुना 6 माइनस 1/2 गुना 10 गुना 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, गुना 6 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, गुना 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पे करिए तो s बराबर कितना हो गया, 6 चौका 24 240, और यहाँ 2 पचे 10, और यदि इसको 6 छक 36 और 36 पचे कितना हो जाएगा, 180, है ना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 240 में 180 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा, यही इसका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा सही। क्लियर, आप लोगों को समझ में आई क्या बात, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतर समझ में आ रही होगी सारी बातें। तो ये सवाल कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ गई, ठीक है। तो सवाल को आप लोग देखिए और एक बार समझने की कोशिश जरूर करिए, और पहले तो इसको पॉज करके कोशिश करिए खुद से करने का। ओके दोस्तों, यहां तक बात क्लियर। अगला सवाल पर अब चले, अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्या है हमारा अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, जब 21 न्यूटन का के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा, तो त्वरण कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 21 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg, है ना। बताइए ये सवाल कैसे बनेगा, तो बखूबी आप लोग जान रहे हैं, बन जाएगा आप लोगों से। उम्मीद करता हूं आप लोग पॉज करिए सवाल को, है ना, और कोशिश करिए बनाने की। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 21 न्यूटन इज अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। चलिए, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण बताइए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं दोस्तों, F बराबर ma मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुना एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, F बटे m, और यहाँ पे आपको गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 21 न्यूटन, और क्या दिया हुआ है, मास आपको दे रखा है दोस्तों 3 kg। बताइए अब क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन बराबर हो गया
कितना 21/3, तो कितना हो जाएगा 7, है ना, 7 तिहाई 21। क्लियर? तो क्या हो गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्तों 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, है ना, सही जवाब हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई? एकदम बखूबी आप लोग ध्यान से समझिए, एकदम मस्त सवाल है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, एकदम मजे से करते चलिए, ठीक है ना। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़े, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग पॉज करके पहले क्वेश्चन को करने का कोशिश करिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, या बदलने का प्रयास करती है। बोल रहा है which of the following physical quantities change or tends to change the state of rest uniform motion of a body a straight line। wow, that's a good question, है ना, हम लोगों को करना चाहिए ये क्वेश्चन। क्या है, क्या पूछा जा रहा है कि आपको ये पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है या यदि कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी स्टेट को बदलने का काम कौन करेगा, कौन करेगा, कौन फिजिकल क्वांटिटी करेगा। क्या मोमेंटम करेगा, क्या मोमेंटम करेगा, क्या मास करेगा, क्या बल करेगा, क्या इनर्शिया करेगा, जड़त्व करेगा। आप बताइए क्या सा करेगा, कौन सा करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा करेगा, तो कौन सा करेगा, फोर्स। याद करिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, याद करिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वहां पे क्या बताया था अपन ने, मैंने वहां पे बताया था कि यदि कोई बॉडी एट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा है। और वो कौन है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन है, वो बल है। वो कौन है, बल है। वो कौन है, बल है दोस्तों। वो कौन है, फोर्स है। कौन है वो, फोर्स है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आई क्या बात। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं बेहतर समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल पर चले, ठीक है ना। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आप लोग क्वेश्चन को और बोलिए, है ना। ये भी न्यूमेरिकल है, करेंगे इसको हम लोग न्यूमेरिकल को। ध्यान से एक बार आप क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगी बातें। चलिए ध्यान से देखिए, बोला हुआ एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड बाद उसकी गति क्या होगी, 8 सेकंड बाद उसकी गति क्या होगी दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे ले लीजिए, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है एक्चुअली, है ना, एक्सेलरेशन है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? यहाँ पे भी 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ग सेकंड, बहुत अच्छी बात। देखिए अब ध्यान से देखिए, बोला हुआ है कि स्थिर स्थिति से एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद बोला है आफ्टर 8 सेकंड इट्स स्पीड इज, यहाँ पे जो ये 2 देख रहे हो ये 2 कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, गड़बड़ाइएगा नहीं, ये गलती से आ गया है, ठीक है ना। ओके चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए आफ्टर 8 सेकंड इट्स स्पीड इज, बहुत अच्छी बात। सबसे पहली बात हमको गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी बोला है निकालो, और क्या गिवन है, क्या गिवन है। तो यहाँ पे देखिए फिर सबसे पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, क्योंकि कहां पे बोल रहा है, रेस्ट से बोल रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए सवाल को देखिए आप ध्यान से। उसके बाद बोल रहा है एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम आपको दे रखा है 8 सेकंड, है ना। तो बोला है कि वेलोसिटी निकाल के बताओ। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू ये तो 0, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया कितना 32 मीटर प्रति सेकंड, यही तो इसका आंसर हो गया दोस्तों।
यही तो इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सवाल समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बात क्लियर समझ में आया होगा, क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा दोस्तों, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा सवाल समझने में। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल पर चले। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं और सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे, कोई प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है आपकी, है ना। चलिए अगला सवाल ये देखिए आपके स्क्रीन पर रहा, ये आपकी कुछ मार्वेलस सा सवाल, मार्वेलस सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 10 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा दोस्तों। इफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी with a mass of 10 kg, what will be the acceleration produced? What will be the acceleration produced? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा क्या क्या है दोस्तों, गिवन डाटा की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले काम तो ये क्या किया है, 10 kg मास दे दिया है अपन को, ठीक है ना। फिर फोर्स दे दिया है दोस्तों कितना, 20 न्यूटन। बोला है एक्सेलरेशन निकाल के बताओ ना, तो फोर्स बराबर ma, तो a बराबर F अपॉन m। क्या बात है, एकदम बढ़िया सा सवाल है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 10 फोर्स और ये हमारा हो गया कितना, फोर्स हमारा 20 न्यूटन है दोस्तों, कितना है 20 न्यूटन। फोर्स हमारा कितना 20 न्यूटन और द्रव्यमान कितना 10, ये खत्म। तो A बराबर क्या हो गया दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 11 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई प्रकार की दिक्कत यहां तक नहीं आई होगी। उम्मीद करता हूं सारी बातें आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लिया आपने। चलिए अब आप लोगों को समझ में सारी बातें आ रही होगी। चलिए अब अगला सवाल पर चलते हैं और मजे से करते हैं अगला सवाल को, है ना। अगला सवाल को मजे से करते हैं। देखिए ध्यान पूर्वक यदि समझेंगे तो आप लोगों को मजा आ जाएगा, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और क्या लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है करियर फाउंडेशन के चैनल को, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, बहुत सभी दोस्तों को हेल्प मिलनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होती है ना। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये थोड़ी सी क्वेश्चन छोटी करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि लंबी चौड़ी इसमें बातें लिखी हुई है और उसको हम लोगों को करना है, तो इसलिए थोड़ी छोटी कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन को। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा लागू होगा। When a force of 10 Newton acts on a body of mass of 10 kg that is able to move freely, which of the following statement will apply? ठीक है ना, कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे स्टेटमेंट इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए निकाय 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, बॉडी मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा, है ना, ओके। और निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर की गति 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा। द बॉडी मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निकाय 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा। द बॉडी मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा, ये गलती हो गया है, क्या है, स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकंड। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो है ना, पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख के और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, मास दे रखा है कितना दोस्तों 10 kg, और क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है कितना 10 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन बराबर F अपॉन m, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो यहाँ पे देखिए 10 अपॉन 10 मतलब कितना हो जाएगा 1, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आप यदि ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 12 को, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिखेगा, ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, छूट गया है यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर सी है। और ये कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसमें करेक्ट होगा दोस्तों। इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर, समझ में आई,
मतलब इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है लेकिन मतलब कुछ नहीं बनता है, बस सिंपल सी बात है और बस करना है अपन लोगों को और काम खत्म कर देना है इसके, ठीक है ना। तो ये सवाल आप लोगों को मजेदार लगा होगा, मस्त सवाल था, एकदम मस्त वाली सवाल थी, सिंपल वाली, ठीक है ना। चलो ओके, आगे बढ़े दोस्तों, है ना, आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लास पूरी एनर्जेटिक चल रही है, आप लोगों को भी एनर्जी के साथ में देखना है और दोस्तों को शेयर करना है ये सारे क्वेश्चन को, है ना, सारे इस वीडियो को दोस्तों को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके, ये जरूर करना है हम लोगों को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान से यदि आप लोग ध्यान से यदि करेंगे तो बहुत मजेदार है। क्या बोला हुआ है, M1 kg द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है, और M2 kg द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर, यहां समान बल है, यहाँ पे समान बल है, बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो और उन पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। A wooden block of mass 1 m1 kg accelerated at 10 meter per second square when a force of 5 Newton acts on it. Another block of mass m2, another block of mass m2 kg accelerated at 20 meter per second square when the same force act on it. If both the blocks are tied together and the same force acts on their combination, the acceleration will be about। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। देखिए क्या बोला गया है आपको, सो देखिए हमारे पास क्या होता है दोस्तों, F बराबर ma, तो हमारे पास क्या निकालना है, हमको मास निकालना है, तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन एक्सेलरेशन a1। नहीं दिख रहा है क्या इसमें, देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, है ना, कलर कौन सा ले लूं, रेड ले लेता हूं तो बिल्कुल दिखेगा। तो हमारे पास क्या है, F बराबर ma, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, F अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ पे अब m1 की बात कर रहे हैं, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन a1। तो फोर्स तो दोनों में सेम लग रहा है 5 न्यूटन का, अपॉन a1 कितना है 10, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, तो 1/2 kg, कितना आ गया दोस्तों, तो m1 कितना हमारा आ गया 1/2 kg। अब हम निकालेंगे m2, इसी तरह से m2 निकालेंगे तो F/A2 हो जाएगा, तो F कितना, वही 5 न्यूटन लगना है ना, अपॉन कितना हो जाएगा 20, है ना, कितना से चल रहा है 20 से, देख लीजिएगा यहाँ पे कितना से 20 से, है ना, 20 से, ठीक है ना। तो 20, तो 5 चौके 20, मतलब 1/4 kg मास आ गया। अब ये बोल रहा है दोनों मास को क्या किया जा रहा है, कंबाइन कर दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए m1 प्लस m2 कर दिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 4 + 2 6, है ना, बटे 8, है ना, क्लियर, कितना हो जाएगा 4 + 2 + 8, तो ये हो गया हमारे पास, कितना हो गया देखिए 6/8, तो इसका आधा 3, इसका आधा कितना 4, ठीक है ना, तो 3/4 kg कितना आ गया मास हमारा, कंबाइन करने पर हमारा जो मास आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, इसको हम कैपिटल M से दिखा देते हैं, किससे दिखा देते हैं, कैपिटल M से, ये कितना आ गया 3/4 kg। अब बोला हुआ है कि वही इसमें भी अब फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है ना दोस्तों, ये 5 न्यूटन का ही लग रहा है, वो मास उतना है और 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। तो अब बोल रहा है वहां पे हमको कि एक्सेलरेशन निकाल के बताइए, क्या बोल रहा है आपको, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है दोस्तों, F अपॉन m, तो यहाँ पे देखिए F हमारा कितना हो गया 5 न्यूटन और ये कितना हो गया 3/4, तो यहाँ पे देखिए 5 × 4/3, मतलब कितना हो जाएगा 5 चौके 20/3, मतलब इसको भागा देते जाओ तो 1.666 ऐसे आएगा, तो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था, आप लोगों को बखूबी इसमें समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं बखूबी समझ में आया होगा, और नहीं यदि थोड़ा एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा
पीछे करके एक बार फिर से ध्यान से देखना है वीडियो को, तो आपको बखूबी पूरी क्लियर समझ में आएगी। ओके दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था और ये बहुत अच्छा सवाल था आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल अगला सवाल हमारा ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, निम्न में से किस राशि का स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है। बहुत अच्छा सवाल, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने पढ़ाया हुआ इस चीज को, क्या मास और वेट में अंतर पढ़ाया था मैंने, है ना, मास और वेट में अंतर पढ़ाया था। तो मास के बारे में बोला था, मास क्या होता है, किसी बॉडी का फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जो कि कहीं पे नहीं बदलता। इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों सीधा सा द्रव्यमान मास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का सीधा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। ये सवाल बहुत आसान सा सवाल था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी लंबी चौड़ी बात लिखी हुई है, थोड़ी सी क्वेश्चन को मैंने छोटा करा। देखिए, जब कोई स्थिर बस अचानक से गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति का व्याख्या करता है। द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस fall in the backward direction when the stationary bus being moved. Which of the following laws explain this situation? ध्यान से समझिए दोस्तों, कौन सा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, बखूबी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है दोस्तों। ध्यान से यदि आप देखेंगे और समझेंगे, वो सब वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो ये सब सवाल तो चुटकियों में हल कर लेंगे आप लोग। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, चुटकियों में ये सब सवाल को हल कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, चुटकियों में ये सब सवाल को हल कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग क्या देखे थे, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है ना। यदि बॉडी, हम क्या हुए थे, हम बस में बैठे हुए थे चाहे खड़े थे, बस में क्या थे, खड़े थे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा बस था और ये बस हमारा बस का फ्लोर, और यहाँ पे बसंती खड़ी है, बसंती यहाँ पे खड़ी है। अब यहाँ पे बस का ड्राइवर आया, चढ़ा यहाँ पे और ले स्टार्ट किया, और क्या हुआ, बस आगे की तरफ बढ़ चली। बसंती क्या थी, चुपचाप बस पर खड़ी थी। अचानक से जैसे ही बस आगे बढ़ी, बसंती क्या हुई, पीछे की ओर झुक गई, पीछे की ओर झुक गई। क्यों, क्योंकि वो तो रेस्ट में थी, बसंती क्या थी, रेस्ट में थी। समझ में आ रही, वो सोले वाली बसंती की बात कर रहा हूं, उसमें तो टांगे थी ना उसकी, है ना। चलिए कोई ना, इमेजिन कर लीजिए कि वही है ना, बीरू बसंती की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि क्या हुआ कि जैसे ही बस आगे बढ़ी ये पीछे की ओर झुक गई। मतलब रीजन क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि बस तो अचानक से मोशन में आ गई, लेकिन हम वहां जो बसंती खड़ी थी बस में, उसको क्या हुआ, वो तो मोशन में नहीं आई ना, वो तो रेस्ट में थी, तो रेस्ट में ही रहना चाह रही थी वो, तो उसी के कारण से वो क्या हुई, पीछे की ओर झुक गई। तो ये हो गया, कौन सा नियम इसको बताता है, तो न्यूटन का पहला गति नियम बताता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है। और फर्स्ट लॉ क्या है कि यदि कोई बॉडी एट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी तरह रहना पसंद करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। दैट्स ऑल। समझ में आई दोस्तों, क्लियर समझ में आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे चले। अगला सवाल थोड़ी सी, है ना, बसंती की नाम लेंगे तो थोड़ी जाग जाएंगे जो सो रहे होंगे, है ना। ओके चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। बहुत अच्छा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर, नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर। तो मैं जब बता रहा था, न्यूटन का थर्ड लॉ बता रहा था, तो वहां पे बताया था जब भी फोर्स लगते हैं तो एक्शन रिएक्शन में, तो जब भी फोर्स लगते हैं तो क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन में लगते हैं। तो ये केस जब भी लगेंगे तो किस में लगते हैं,
फोर्स जो लगता है जब भी होता है तो किसमें होता है दोस्तों? पेयर में होता है। फोर्स जब भी होता है तो पेयर में होता है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा फोर्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा दोस्तों। बात खत्म करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात। ये सब चीजों को याद कर लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिए, ये सब बहुत काम आने वाली चीजें हैं, है ना। कभी भी परेशान होने की जरूरत ना पड़ेगी। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम दर्शाता है? बताइए, क्या क्वेश्चन है? हाँ, as a sailor jumps in the forward direction, the boat moves backward. This example illustrates Newton's laws. यहां पे थोड़ी थोड़ी छूटी हुई बात है, कोई बात नहीं, हिंदी में सही लिखी हुई है, चलिए कोई, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे हाँ ठीक है, सेंटेंस ठीक है, न्यूटन्स लॉज होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे देखिए, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? As a sailor jumps in the forward direction, the boat moves backward. The example illustrates Newton's which law? ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, आप बताइए कौन सा? यदि आप मान लीजिए ये हमारा नाव है, ये हमारा नाव है, आप यहाँ पे खड़े थे, जैसे ही यहां से आपने कूदा, इसको क्या किया? क्या बोल रहा है? नाव पीछे की तरफ हट जाता है। तो यहाँ पे आपने फोर्स का कैसा काम किया? एक्शन रिएक्शन का। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गति का तीसरा नियम, गति का थर्ड नियम। एक्शन रिएक्शन का पेयर फोर्स कहां पे आता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आता है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर, समझ में आया दोस्तों? चलिए बहुत अच्छी बात। एनर्जी के साथ में क्लास में बने रहना है। अगला सवाल पर चलते हैं, मिजाज से अगला सवाल पर, है ना। अगला सवाल पर मिजाज से चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, आप लोग थोड़ा इसको, है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? The tendency of undisturbed object to stay at rest or keep moving with the same velocity is called. क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलेंगे दोस्तों? क्या है कि व्यवस्थित वस्तुओं की प्रवृत्ति से स्थिर या समान गति से गतिमान रहने की प्रवृत्ति क्या करता है, क्या कहलाता है? अरे यदि वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, और ये प्रवृत्ति क्या कहलाता है? ये प्रवृत्ति क्या कहलाता है दोस्तों? इनर्शिया कहलाता है ना, जड़त्व कहलाता है ना, इनर्शिया कहलाता है ना, जड़त्व कहलाता है ना। बात खत्म करें, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? When a bullet is fired from a gun, the gun moves in the opposite direction of bullet. This illustrates Newton's which law? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, है ना। कौन सा नियम बताता है? जब आप बंदूक से गोली चलाते हो तो बंदूक, गोली आगे गई और बंदूक ये पीछे गया। ये कौन सा नियम बता रहा है? कौन सा नियम? तो न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम बताएगा दोस्तों, गति का तीसरा नियम बताएगा दोस्तों, गति का तीसरा नियम बताएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें, आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। आहा, बहुत अच्छा सवाल है ना। बल के समीकरण को किसके बराबर होता है? बल के समीकरण किसके बराबर होता है दोस्तों?
तो बल का समीकरण किसके बराबर होता है? F बराबर ma, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब बल जो हो गया किसके बराबर हो गया? द्रव्यमान गुना त्वरण। चलिए बोलिए अब कौन होगा? तो सी होगा इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। बात खत्म करें, सी हो जाएगा। चलिए बहुत ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ जाएगी बातें। बहुत आसान सी सवाल थी ये। 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से आप लोग देखें दोस्तों, तो ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ स्टडी फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकंड इज। 4 किलो द्रव्यमान के एक कण पर 4 न्यूटन के स्थिर बल द्वारा कार्य किया जाता है। कण द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। कण द्वारा तय 4 सेकंड में तय की गई दूरी को बताइए दोस्तों। कुछ भी नहीं यहाँ पे, ध्यान पूर्वक यदि आप समझोगे तो आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा है, अरे रे, दिखना चाहिए। अब दिख रहा है, क्लियर दिख रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, गिवन हमारे पास क्या है? मास हमारे पास है 4 kg दोस्तों, और क्या है? फोर्स दे रखा है कितना? 4 न्यूटन, और क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है हमको 4 सेकेंड। चलिए सबसे पहले तो क्या निकालना है हमको? एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमारा 4 और मास भी 4, कट के कितना आ गया? 1, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको डिस्टेंस पूछा है 4 सेकेंड में कितना होगा? तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हमारा क्या बोला? स्टडी फोर्स, मतलब कि क्या बोल रहा है? 4 किलो द्रव्यमान का एक कण 4 न्यूटन के स्थिर बल से द्वारा कार्य किया जाता है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे हो गया ये 0 प्लस हाफ, और ये हो गया कितना? 1 इंटू टी कितना? 4 का स्क्वायर, है ना। तो S बराबर क्या हो गया? 1/2 गुना 4 गुना 4, तो ये हो गया 2, मतलब 4 दूना 8 न्यूटन। कितना हो गया? 4 दूना 8 मीटर, है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा, 8 मीटर। देखिए तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 8 मीटर। देखिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को बात, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सा सवाल था और बहुत सिंपल सा सवाल था। आप लोगों को सारी बातें क्लियर समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है ना। आप लोगों को क्लियर सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए अगला सवाल पर चले। तो ये देखिए, ये सवाल बहुत आसान था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगला सवाल पर, है ना। अगला सवाल, वाह क्या सवाल है, वाह क्या सवाल है, क्या बोल रहे हैं सर आप, क्या सवाल है। देखिए ना, आप पढ़िए तो सवाल को, बोला क्या है आप ध्यान से यदि देखें आप सवाल को तो ध्यान से देखिए ना, क्या बोला हुआ है? द मास ऑफ शिप 2 into 10 to the power 7 kg on applying a force of 25 into 10 to the power 5 Newton, it is displaced through 25 Newton. The speed of ship is, the speed of ship is, क्या बात है। मतलब एक जहाज का द्रव्यमान 2 गुना 10 का पावर घात केजी है, 7 घात है केजी है, तो 25 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन का बल लगने पर या 25 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो जहाज की गति बताइए, स्पीड बताइए, स्पीड बताइए दोस्तों। क्या है? जहाज की स्पीड बताइए ना, तो बताइए ना, क्या दिक्कत है, क्या हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहला काम हमारे पास क्या है? मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है कितना? 25 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, और मास दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन, केजी दोस्तों, केजी, है ना। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे यदि ध्यान से आप देखेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए, अब एक्सेलरेशन निकालिए तो F अपॉन m, तो आप तो तेज हो गए। F कितना है? 25 इंटू 10 टू द पावर 5,
अपॉन 2 इंटू 10⁻7, तो ये यहाँ से 2 आ गया, तो ये हो गया, देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 25 बटे यहाँ पे 2 गुना 10⁻2, तो ये हो जाएगा देखिए दोस्तों 25 बटे 200, और ये हो जाएगा 8 से कया तो 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया दोस्तों हमारा। तो पूछा नहीं, आपको पूछा क्या है, इसमें स्पीड पूछा है ना, वेलोसिटी निकालिए ना इसकी। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, कैसे निकालेंगे इसकी वेलोसिटी को, कैसे निकालेंगे, तो देखिए ना कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, v इक्वल टू, ऐसे लिखिए, अच्छा डिस्टेंस दिया हुआ है ना आपको, कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, तो 25 मीटर कर रहा है ना, तो लगाइए ना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या बोल रहा है, द मास ऑफ शिप ऑफ अप्लाइंग अ फोर्स, मतलब ये जब चलना स्टार्ट करा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रही होगी, 0 रही होगी। अप्लाई किया गया फोर्स तो उसमें उसकी क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी दोस्तों। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी इसकी। तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/8 गुने 25, है ना, तो 2 चौके 8, तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, सो v इज इक्वल टू हो जाएगा √25/4, सो हो गया यहाँ 5/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप लोगों को बात समझ में आई होगी दोस्तों। ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा था लेकिन मजेदार था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पेचीदा भी नहीं है, आसान है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोगों को ये समझ में आई होगी पूरी, क्लियर है ना, पूरी मतलब पूरी क्लियरिटी के साथ में ये सब चीजों को करना है अपन लोगों को, और सारी चीजों को हम लोगों को करते जाना है। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं दोस्तों। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो एक बार वीडियो को रोक, फिर से बैक करके और फिर से एक बार सुनेंगे, सारी बातों को पूरा क्लियर समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतर समझ में सारी बातें आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इस पर काम करते हैं दोस्तों अपन लोग। देखिए बोला हुआ है, अब बॉल स्ट्राइक अ बैट विथ वेलोसिटी v, द बॉल हैज मास m एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट रिट्रेस इट्स पाथ, what is the impulse imparted by the bat, मतलब गेंद v के वेग से एक बल्ले से टकराती है, गेंद का द्रव्यमान m होता है और प्रहार करने के बाद वो अपना पथ वापस ले लेता है। तो बल्ले द्वारा दिया गया आवेग क्या है, तो देखिए ध्यान से यदि देखिएगा दोस्तों, तो हम लोग पढ़े हुए हैं इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, तो क्या होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल, मतलब MV माइनस MU, यही तो होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमारी वेलोसिटी भी ही रही, चेंज नहीं हुई, टकराने के बाद भी वेलोसिटी भी रही। तो देखिए एक बार तो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, MV, है ना, और यहाँ पे फिर घूम के कहां पे आया, और सेम मास भी सेम हमारा है, इसलिए कोई चेंजेस नहीं हुआ इसमें दोस्तों, कोई प्रकार की नहीं, इसलिए यहाँ पे हो गया mv प्लस mv बराबर 2mv, यही इसका आंसर हो गया दोस्तों, है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कि एक बार पहले देखिए ऐसे बॉल गया, देखिए ध्यान से देखिए, बॉल ऐसे यहां से गया, टकराया, यहां से बैट से टकराया और वापस सेम पाथ पर आ गया, मतलब इसकी देखिए इनिशियल वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में, फिर ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों के इसीलिए एक को मैंने माइनस ले लिया और काम किया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी बातें हमारी समझ में आई होगी आप लोगों को, उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब संवेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए सारी चीजों को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया बखूबी, और यहाँ पे आगे देखते हैं, ठीक है ना, आगे भी कुछ सवाल है क्या देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हमारी रही, है ना। चलिए आगे का
नहीं, बस हो गया। तो ये हमारे कुछ सवाल थे जो हम लोगों ने किया, आज बखूबी हम लोगों ने किया और समझा भी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतर समझ में आई होगी सारी बातें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपकी दोस्तों को फायदा मिले, ऐसा काम करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही मार्वेलस क्वेश्चंस थे सारे, और हम लोगों ने बखूबी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में किया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप लोग भी पूरी एनर्जी के साथ में इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे भी सारी चीजों को, और शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।